सियासत में कोई भी बयान यूं ही नहीं दिया जाता है, हवा में कोई बात नहीं कही जाती है। यहां हर शब्द का मतलब होता है, हर वाक्य का मतलब होता है, हर लाइन का मतलब होता है। जैसे शतरंज की बिसात में प्यादा एक कदम भी चले तो उसके पीछे एक रणनीति होती है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। राजनीति में कहा यह जाता है कि नीतीश सबके हैं और नीतीश की यही खासियत सबको टेंशन में भी रखती है। नीतीश की गारंटी खुद नीतीश भी नहीं ले सकते। उनका सियासी करियर पलटियों से भरा पड़ा है। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। यह बात अगर किसी शख्स पर, किसी शख्सियत पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है तो वो है नीतीश बाबू। नीतीश के हमसाए कहे जाने वाले केसी त्यागी का एक बयान खासा चर्चा में है। अग्निवीर और यूसीसी पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने एक और विस्फोटक दावा कर दिया। केसी त्यागी कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन से नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री पद का ऑफर है, लेकिन नीतीश जी उसे ठुकरा चुके हैं। तो क्या अब केसी त्यागी दबी जुबान से नीतीश बाबू के बोल बोल रहे हैं? क्या किसी रणनीति के तहत केसी त्यागी ऐसे बयान दे रहे हैं या फिर उनसे दिलवाए जा रहे हैं? 12 सीटों की नीतीश की जेडीयू एनडीए की सहयोगी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर 12 सांसद लेकर नीतीश चले भी गए तो एनडीए के पास बहुमत से 8 ज्यादा सीटें तब भी रहेंगी। अगर नीतीश बाबू 12 सांसद लेकर इंडिया गठबंधन में चले गए तो भी विपक्ष जादुई आंकड़ा नहीं छू पाएगा। ऐसे में यह बयान कितने सियासी मायने रखते हैं, आज इसी सवाल पर करेंगे डिबेट। मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा। सवाल यह होगा कि आखिर नीतीश बाबू के मन में क्या है। पहला सवाल, नीतीश बाबू की जुबान पर एनडीए, लेकिन मन में क्या? दूसरा सवाल, दबाव से क्या कैबिनेट की दावेदारी बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार? तीसरा सवाल, नीतीश चले भी गए तो क्या विपक्ष की सरकार मुमकिन है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज की डिबेट। मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। नीतीश बाबू को जिसने समझ लिया, समझो वो राजनीति का प्रकांड पंडित हो गया। ये तो खुद नीतीश बाबू भी नहीं जानते कि उनका अगला ठौर ठिकाना क्या होगा। उनके मन को टटोलना हर किसी के बस की बात भी नहीं। ये समर्पण भाव किसी का भी मन मोह लेगा। ये बातें सुनकर कोई भी नीतीश बाबू पर सवाल उठा ही नहीं सकता। मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे। 12 सीटों वाली नीतीश की जेडीयू मोदी सरकार 3.0 में क्या पाएगी, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन जब से एनडीए को बहुमत मिला है तब से नीतीश किसी न किसी बहाने दबाव की राजनीति करते दिखाई पड़ते हैं। एक बार फिर उनके राजदार केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ने जेडीयू से संपर्क किया और हमारे नेता नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया, लेकिन हमारे नेता ने किसी भी ऐसी पेशकश को सिरे से नकार दिया है। राजनीति भी बिल्कुल शतरंज की तरह है, जहां हर प्यादा एक मकसद के साथ कदम बढ़ाता है। ठीक वैसे ही सियासत में हर शब्द मायने रखता है। नीतीश बाबू है तो एनडीए के साथ, मगर कब तक ये वो खुद भी नहीं जानते। गुरुवार को यही केसी त्यागी ने नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए थे।
अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। नीतीश जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ संदेश जरूर छिपा होता है। अब ये तस्वीर ही देख लीजिए, जब दिल्ली आ रहे थे तो उसी फ्लाइट में तेजस्वी भी थे। इस तस्वीर के कई मायने निकाले जाने लगे। नीतीश कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नीतीश के मन को डिकोड करना इतना आसान भी नहीं। पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। पीएम पद का सपना लिए नीतीश ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। भले ही साथी बदल गए हों, लेकिन पीएम पद की लालसा छोटी भी नहीं होती और ना ही इसे खुलकर जाहिर ही किया जाता है। तो क्या नीतीश बाबू पलटने की तैयारी में है? क्या विपक्ष नीतीश को उनकी पुरानी कस्में याद दिला रहा है? क्या मोदी के साथ नीतीश लंबा सफर तय कर पाएंगे? और क्या केसी त्यागी के बयानों के पीछे नीतीश की कोई सियासी रणनीति छिपी है? क्या केंद्र सरकार में मजबूत दावेदारी के लिए ये बयानबाजी है? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मनोज लाल मनु, नेता जेडीयू, प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, आशुतोष मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मनोज भाई आपके पास आना चाह रहे हैं और मेरा सवाल आपसे यही होगा, दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत इस डिबेट में। मनोज भाई आपसे सवाल कि ऊपर ऊपर तो सब ठीक लग रहा है, अंदर अंदर कौन पेचकस घुमा रहे हैं भाई? देखिए सर, किसी तरह की बातचीत नहीं है अंदर बाहर, जो है सो एक है। जब एनडीए की बैठक चल रही थी, संसदीय दल की बैठक चल रही थी, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया। और सबसे बड़ी विश्वसनीयता की बात है कि हमारे पास अगर कोई ऑफर होता है उसको भी हम बताते हैं। और जो अग्निवीर के बारे में आप बोल रहे हैं या और कोई चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना कि कोई भी एलआई पार्टी के नहीं, केसी त्यागी क्या कह रहे हैं मनोज भाई? केसी त्यागी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर था, ऐसे ही छोड़कर नहीं आए हैं, दावेदारी चाहिए। नहीं, देखिए, नहीं, आप इसको गलत ट्विस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि उनके पास ये ऑफर गया था जी, जिसको उन्होंने नकार दिया, नीतीश कुमार जी ने नकार दिया। तो ये बात अगर हम कह रहे हैं तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? और हमने तो इसका कोई संदर्भ होगा ना मनोज जी? आपको जैसे मनोज जी कोई संदर्भ रहा होगा कि भैया हम प्रधानमंत्री पद छोड़कर आए हैं तो हमको कम से कम वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जैसे कोई पद में, गृह मंत्रालय जैसा कुछ मिलना चाहिए। सर ये चीज को तो फैसला नीतीश जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बीच में करेंगे। कल उनकी रात में भी बातचीत हुई है और लोगों की बात हुई है, इसीलिए कौन किसको क्या मिलेगा, कितने सीट मिलेगा, इस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमें बहुत ही खुशी है कि हम सारी बात जनता के प्लेटफॉर्म के बीच में रखते हैं। नहीं, लेकिन मनोज जी अगर कोई किसी को गिनाए कि भैया हम आपके लिए जानते हैं, आपके लिए हम प्रधानमंत्रियों का पद छोड़ दिए थे, तो इसका क्या मतलब होगा बताइए जरा। ओ नहीं विवेक जी, आप उसको दूसरे बात से विवेक जी बोल रहे हैं। हम कोई गिना नहीं रहे हैं, तो हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनको कोई प्रेशर में नहीं डाल रहे हैं। चाहे अग्निवीर अच्छा ठीक है, के बारे में
मन उसमें करे तो भी अगर आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं मनोज भाई। अब देखिए प्लेन में सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए मनोज जी, हमारी बात सुन लीजिए। प्लेन में टिकटवा एक के साथ कटवाते हैं आप दोनों, प्लेन में टिकटवा एक के साथ लेते हैं, उसके बाद केसी त्यागी जी अग्निवीर बोल देते हैं, उसके बाद केसी त्यागी जी यूसीसी भी बोल देते हैं, उसके बाद केसी त्यागी जी प्रधानमंत्री पद भी बोल देते हैं। बोलते एक संजोग एक दूगो होता है, बार बार थोड़ा ही होता है मनोज भाई। नहीं, एक ही बार तो बोले हैं, दोबारा कहाँ कोई कुछ बोला है भाई। जो बात सामने आया तो एक ही प्लेन में आगे पीछे बैठने क्या मतलब था, बताइएगा जरा। नहीं, आगे आप प्लेन हमारा थोड़े है। और बाद में और बाद में संगे आके बैठ गए थे, अगल बगल बैठ गए थे, पता है आपको। अरे उसमें देखिए, राजनीति अलग है, साथ बैठना अलग है, अच्छा, बात करना अलग है, खाना पीना अलग है। उसमें कोई थोड़े है क्या आज उनके यहाँ कोई फंक्शन हो तो हम नहीं मनोज जी, जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद साथ बैठना अलग है। अब फिर हमारे बात पर मुस्कुराइएगा आप। चुनाव अलग अलग लड़ रहे थे, उसके बाद साथ आके बैठ गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पूरी तरह से एक है और एक रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए, तो आप अभी भी आश्वासन दिला रहे हैं कि सब कुछ मामला एक है, एक रहेगा। मैं राजेश जी के पास जा रहा हूं। राजेश जी, जितने भी टर्म अभी यहां पर मैंने सामने रखे हैं उसपे मनोज जी भी मुस्कुरा रहे थे, हालांकि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, खबरें मीडिया में बनाई जा रही हैं, लेकिन आप लोगों की नजर में क्या है? देखिए विवेक जी, जिस प्लेन से नीतीश जी दिल्ली आ रहे थे जी, और उसी प्लेन से तेजस्वी जी भी आए थे। अब नीतीश जी का नौ चार्टर प्लेन था कि उनको तेजस्वी जी को बुला के और उनको साथ में ले लिए थे। तो जनरल एक पैसेंजर प्लेन था, उसमें एक संजोग था कि उनका टिकट कटा, वो मिले तो कटसी के तौर पर। आप देखे होंगे कि एक बड़े नेता के मर्यादा होता है। इतने बड़े सीनियर लीडर रहे हैं, इतने दिन से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उधर डिप्टी सीएम है, वो एज में भी सीनियर है, तो कटसी में हालचाल लेने के लिए उनके पास चला गया था। ऐसा कोई प्रमाण तो आप लोगों के पास नहीं। हाँ, मीडिया लोगों के लिए एक मसाला जरूर मिल गया होगा। दूसरा बात, आपको हम एक एक बात को विवेक जी बताना चाहते हैं कि नीतीश जी के और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन विकास, बिहार के विकास के लेके 96 से है। नीतीश जी खुद रियलाइज किए कि हम चले गए, अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के साथ आप देखे होंगे कल के मीटिंग में कि क्या भाषण दिए हैं और बोले हैं कि कैसे सरकार बनेगा और विकास हुआ है। यहाँ तक बोले हैं कि विरोधी को जो है सो कुछ सीट आ गया है, अगला बार वो भी सीट नहीं आएगा, हम दोनों मिलकर बिहार में विकास करेंगे। आप देखे होंगे कि 2005 में जब सरकार हमारी बनी थी तो बिहार का क्या दुर्दशा था, और 2005 से लेके 2024 के बीच में जितना दिन नीतीश जी हमारे साथ रहे हैं, बिहार में जो भी विकास हुआ है, एक गंगा सेतु पुल का तो ये लोग 90 से लेके मेंटेनेंस के कारण स्थिति खराब हो गई थी कि हजारों आदमी एम्बुलेंस में फंस के मर गया था। तो नीतीश जी जहां पर है, नीतीश जी विकास का एक मापदंड है, विकास पुरुष है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार यहाँ बिहार में नीतीश जी के साथ, यहाँ हमारे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर विकास करेंगे और कहीं कंफ्यूजन नहीं है। वो जो 55 साल में, विवेक जी 1 मिनट में बात खत्म, 55 साल में जब वो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, उनको अपना पिछला हिस्ट्री याद नहीं रहता। हमने तो 200 से लेकर 303 तक गए हैं। हमारी पार्टी ने सीट कम जीता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, उस पर देखा जाएगा। आगे अवलोकन करके तभी ना 200 से 303 पर गए हैं। देखेंगे 29 में चुनाव होगा, देखिएगा, फिर हम लोग अच्छे मैंडेट से फिर चुनाव जीतेंगे। राजेश जी, 2 बातें हैं, मैं इस पर अपना काउंटर सवाल पूछूं, लेकिन आपने कहा कि भैया मीडिया को मसाला मिलता है तो ठीक बात है, मसाले से खबर बन जाती है, तो बगैर मसाले के तो मजा भी नहीं है ना राजेश जी। न खाने में मजा आएगा, न जिंदगी में मजा आएगा। नहीं, मसाला रहेगा तो ना, बगैर मसाला खाना खा के दिखा दीजिए, नहीं खा पाइएगा। बगैर मसाला के जिंदगी में मजा नहीं है, बगैर मसाले के राजनीति में मजा नहीं है। नहीं ना, बिना तेल मसाला के हम लोग खाने वाले लोग हैं ना, हम लोग। अरे सर, कम करते हैं, रहने दीजिए बगैर तेल। जी, के लोग जो है ना से सादगी में विश्वास करते हैं। जी, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि जितना भी जेस्चर आया है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशर एनडीए के ऊपर की नीतीश जी की पार्टी का भी दबदबा कैबिनेट में होना चाहिए? चलिए, वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसका दूसरा पहलू ले लेते हैं
दूसरा पहलू ये हो सकता है कि नहीं कि एक प्रेशर है नीतीश जी की तरफ से कि 12 सांसद है हमारे और हमारा वेटेज बढ़िया होना चाहिए, वरना विकल्प है हमारे पास। देखिए नीतीश कुमार जी का हमारे पार्टी में वेटेज नहीं है। हमारे एनडीए गठबंधन में शरद जी उनके पार्टी के संयोजक रहे हैं। नीतीश जी हमारे पार्टी का गठबंधन का एक प्रमुख साथी है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मैंने चुनाव लड़ा है। हम आगे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश जी विकास पुरुष है। विवेक जी नीतीश जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके सम्मान के साथ कहीं कोई समझौता नहीं कर सकता है। और हमारे साथ नेचुरल गठबंधन है। हमारे साथ नीतीश जी का नेचुरल गठबंधन है विवेक जी। अच्छा, ठीक है। उनके आप लोग ही कंफ्यूजन में मत रहिए। हम जब 200 से नीचे सीट जीते थे तो हम 5 साल एनडीए गठबंधन चला था। शरद जी उसके संयोजक थे। अभी तो हम 243 है। आराम और अच्छा से हम लोगों का चलेगा। आप देखे होंगे, बड़ा पॉइंट है कि जब चुनाव अभी खत्म हुआ है, इसके बाद प्रधानमंत्री रिजल्ट से पहले प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी का एक अच्छा मीटिंग हुआ था। उस टाइम ही नहीं था कि हमको सीट कम हो रहा है, हमको सीट ज्यादा हो रहा है। इसलिए नीतीश जी के सम्मान और उनके किए गए कार्य के हमेशा जो है सो बीजेपी, आप देखे ना, कम सीट कर लीजिए तारीफ। यही नीतीश कुमार थे जिनको कहा था कि आप लोगों ने एनडीए बीजेपी का दरवाजा बंद कर दिए हैं और ताला का चाबी जो है वो फेंक दिए हैं। देखिए, बिहार के विकास के लिए जो भी करना होगा ना बिहार के विकास के लिए कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार। ठीक है। देखते हैं, इस पर देखा जाएगा। हम जा रहे हैं सीधे भुवन जोशी जी के पास उनसे बातचीत करने के लिए। भुवन जोशी जी, सवाल इस बात का है, नीतीश जी पर आप लोग भी डोरे डाल रहे हैं और कहा जाता है कि अखिलेश जी और नीतीश जी के रिश्ते काफी अच्छे हैं। वैसे पॉलिटिशियंस के रिश्ते तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन दोनों नेताओं के रिश्ते काफी अच्छे हैं क्योंकि दोनों पार्टी जो बड़े नेता रहे, चाहे वो दिवंगत माननीय श्री मुलायम सिंह यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों जो है वो जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता रहे। तो इस बाबत भी दोनों पार्टियों के बीच करीबी, और कहा यह भी गया कि इंडिया अलायंस ने संपर्क बनाने की कोशिश की और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अखिलेश जी को भी ये शायद जिम्मेदारी दी गई है कि नीतीश जी से बात करें। देखिए, देश में जो इस बार 2024 की जो सरकार आई है वो एनडीए की सरकार आई है। और इससे पहले जो सरकार आई थी 2014 में 19 में, वो सरकार भाजपा की सरकार थी और मोदी की सरकार थी जी। और इस बार जो सरकार बनी है, अचानक राजनीतिक शेयर मार्केट में एनडीए शब्द में एकदम उछाल आ गया है और मोदी शब्द में अचानक गिरावट आ गई है। क्योंकि अब माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह उठकर और रात सोने तक एनडीए गा रहे हैं, जो 10 साल से गायब था। और रही बात आपने जो कही हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, वो राजनीति में सभी से अच्छे संबंध बनाने में, अच्छा व्यवहार करने में और सबके सुख दुख में खड़े रहने के आचार विचार को जीते हैं। ये उनकी जीने की पत्ती है। लेकिन कल जब मैं शपथ देख पा रहा था जब एनडीए की बैठक हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वहां पर एक एक सांसद वाली पार्टी, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जीतन राम मांझी हो, उनको मंच दिया गया। और हमारे जो पुराने साथी थे जयंत चौधरी जी, जो कि हम जिनका सम्मान करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का, उनके पौत्र वहां पर थे, उनको कहां बैठाने का काम करा। और ये सम्मान ना देने का काम भाजपा ने पहले नहीं किया है। पहले भी अजीत सिंह जी के समय में उनके घर का सामान बाहर फेंकने का काम भाजपा ने करा। योगी सरकार ने बेहतरीन लठ मारने का काम जयंत चौधरी जी को करा। और कल देखा हमने, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपनी पार्टी के 2 सांसदों की पार्टी है, कैसा उनको अपमान करा। हम समाजवादियों को कल बड़ी पीड़ा पहुंची है। और रही बात सरकार बनाने में, जो सरकार का जो मैंडेट मिला है वो एनडीए को मिला है। हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश प्राप्त हुआ है और हम सब लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया। मैं यही कह रहा था जोशी जी, मजबूत विपक्ष बनकर बढ़िया मजबूत विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे, आपकी बात आ गई। मैं यही कह रहा था, राजनीति के कई आयाम होते हैं
और वो राजेश जी कह रहे थे कि भाई मसाला जो है वो आप लोग निकालिए, देखिए मसाला यहाँ पर भी है। जोशी जी ने इशारों में रोहित जी को आमंत्रण दे दिया कि भैया सम्मान चाहिए तो हम बैठे हैं इधर। रोहित अग्रवाल जी। विवेक भाई, नहीं अच्छा लगा विवेक भाई, हमें हमारे पूर्व साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी जी को बहुत चिंता है माननीय जयंत चौधरी जी की, पर ये चिंता अगर उन्होंने मुलायम सिंह जी की कर ली होती जब मंच पे धक्का मुक्की हुई थी अखिलेश यादव जी द्वारा, तो थोड़ा अच्छा लगता। ये अपनी पार्टी की चिंता कर नहीं पाते, इनकी समस्या ये है। ये चिंता इन्होंने तब कर ली होती जब ये अपने 5 गुंडे हमको दे रहे थे 7 सीटों के साथ, तो अच्छा लगता। ये चिंता तब कर लेते जब ये जयंत जी को निरंतर पूरे चुनाव में अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। यही भुवन जोशी है ना जो आपके चैनल पे भी बैठ के मेरे साथ झगड़ा किया करते थे और माननीय जयंत चौधरी जी के लिए ना जाने कौन कौन से अपशब्द का प्रयोग करते थे। खैर, अब आते हैं हम जब तो कह रहे हैं आप परिवार का हिस्सा रहे हैं। जी नहीं, तो ये कैसा परिवार का हिस्सा है जहां पे माननीय जयंत चौधरी जी का निरंतर अपमान करते रहे चुनाव भर, अपशब्दों का प्रयोग करते रहे। मुझे लगता है ये डिबेट भी नहीं जाएगा अपशब्द का प्रयोग किए बिना, तो माननीय जयंत चौधरी जी के लिए तो ये कैसा परिवार का हिस्सा है। दूसरी चीज ये है कि अब जब सवाल उठाई दिया है तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। भाई साहब, कुर्सी प्रेम तो आपको है, पर जनता आपको कुर्सी देने को ही नहीं तैयार है। आपको पुनः विपक्ष में बैठा दिया जनता ने। अब अपनी विपक्ष की कुर्सी लेके आप विपक्ष की कुर्सी पे बैठिए। परंतु एक बार मुझे भी दर्द होता है जब लीडर ऑफ अपोजिशन तक अखिलेश यादव जी को नहीं चुना जा रहा। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल कर दिया अखिलेश यादव जी ने, 37 सीटें। मतलब ये तो मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कमाल नहीं हुआ कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती हो, और लीडर ऑफ अपोजिशन तक अखिलेश यादव को नहीं चुनने को तैयार है कोई। राहुल गांधी को ऑफर हो रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन। जो 6 सीटें कांग्रेस जीत के आई है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी पूरा योगदान समाजवादी पार्टी का है, भुवन जोशी जी भी जानते हैं। परंतु बताइए, अखिलेश यादव जी के लिए ये आवाज तक नहीं उठा सकते कि अखिलेश यादव जी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाए। पर इनको चिंता माननीय जयंत चौधरी जी की कुर्सी की है कि उनकी कहा लगी भाई साहब हम किसान पुत्र हैं, हम तो खेत की मेड़ पे भी खुश हैं, हम तो जमीन पे भी खुश हैं। और दूसरी चीज, जहां माननीय जयंत चौधरी जी बैठे थे ना, वहां कई प्रांतों के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। वो कहीं ऐसी जगह नहीं बैठ गए थे जहां उनका अपमान हो गया हो। और हमारे नेता तो सौम्य हैं और वो कहीं ना कहीं संस्कारों की मूरत हैं। वो ज्यादा कुछ इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। हमें कहां कुर्सी मिले हमारे लिए ठीक है, जल्दी से जोशी जी से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आशुतोष जी के पास जा रहे हैं। युवाओं के मुद्दे पे काम होना चाहिए, महिलाओं के मुद्दे पे काम होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, भारत फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, हमें रोहित भाई आ रहा हूँ जोशी जी, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जी जोशी जी। देखिए मेरी जवाब का पहली बात तो मैं कभी इनसे लड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन पे जरूर बोलिएगा। मैं बोलता हूँ, बोलूंगा और बड़े धैर्य से बोलना चाहता हूँ। रोहित भाई, मैं कभी ना तो गाली गलौज का कोई शब्दों का प्रयोग करता हूँ। आपको जो भ्रम है वो भ्रम रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये विवेक जी जानते हैं। एक विषय। नंबर 2, आपने कही अपोजिशन की बात। अपोजिशन का निश्चित तौर पे कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, ये उनका बनता, हम लोग अपनी सीमा जानते हैं। पहला विषय, हम जानते हैं ये पद कांग्रेस को मिलना चाहिए क्योंकि उनके 99 सदस्य हैं, हमारे 37 सदस्य हैं। और मेरी बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया। जो आपने मेरे नेता के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करा, वो जवाब 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि कौन नेता है उत्तर प्रदेश का। और आपने खुद बता दिया कि माननीय मुलायम सिंह जी के समय में हमारे 36 सदस्य थे। उस लड़ाई को आगे ले जाने की, किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, माननीय अखिलेश यादव जी ने दिन रात करके आज उसको 37 तक पहुंचाने का काम करा। और ये विजय रथ मैं आपको जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, ये 2027 बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस एलओपी का जो ऑफर है वो तो दे ही सकती थी। जब आप उधर सवाल उठा सकते हैं कि भाई नीतीश कुमार इंटैक्ट रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, तो इस सवाल पे भी जाया जा सकता है जोशी जी की एलओपी का जो पोस्ट है वो अखिलेश यादव को दे दें। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लाने वाले, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करने वाले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी खुद दावा कर रही है ये। इसमें मैं तो कुछ कह नहीं रहा। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास जा रहा हूं, आशुतोष मिश्रा जी के पास। आशुतोष जी, क्या सवाल यहां पर इस बात का है कि नीतीश कुमार इंटैक्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कोशिशें भी की जा रही हैं इंडिया अलायंस की तरफ से कि नीतीश कुमार पर डोरे डाले जाएं? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं इसका जवाब तो इंडिया अलायंस वालों देंगे, लेकिन एक बात तो आपको स्पष्ट है कि अगर चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं तो नीतीश कुमार उनके विभीषण हैं।
ये सब चुनावी राम भक्त है। अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे थे कि 1996 से नीतीश कुमार साथ थे, तो 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा केवल इसीलिए था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया गया, और उस समय वो बोले थे कि ये आडवाणी जी की बेइज्जती है, सीनियर लीडर्स की बेइज्जती है। और ऐसा तो उन्होंने कभी भी नहीं किया कि पलटी इतनी जल्दी मारी हो, समय लेते हैं अपना, अभी समा बांधा जा रहा है। और वाक्यम किम दरिद्रम, अब वो कह दे रहे हैं कि साहब मुझे इनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ था। ये तो मतलब आप ये समझिए कि जिस आदमी को कन्वीनर नहीं बनाने को तैयार थे, उसको जो है 12 सीट पे कौन बनाएगा प्राइम मिनिस्टर। और बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में आरजेडी का जो है वोट परसेंटेज जितना बढ़ा है 6% और एनडीए का घटा है। तो वहां पे भी इनकी जो है इस वक्त केवल नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि जो मार्केट है, जो पॉलिटिकल मंडी है, उसमें इनका भाव बना रहे इस वक्त, क्योंकि सेंटर के बात है तो वो मोदी जी को खुश करना चाहते हैं, 4 बातें बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। अभी कह भी दिया है भाजपा ने कि जो है अगला चुनाव जो है लड़ेंगे नीतीश कुमार के अंडर में, तो उनको कम से कम ये है कि मेरी जो चीफ मिनिस्टर की सीट है अगली बार जो है कम से कम शेष तो मैं रहूंगा, क्योंकि इस आशुतोष जी इसमें 2 चीजें हैं। एक तो अगर वो एनडीए के साथ इंटैक्ट नहीं रहते हैं, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा कोई दावा भी नहीं किया जा रहा है। मनोज जी ने कहा कि हम 5 साल तक एनडीए के साथ इंटैक्ट है और आगे भी एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन अगर नहीं भी रहते तो इससे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बहुमत वाले आंकड़े पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, वो फिर भी बहुमत में रहेगी। और दूसरी बात ये कि 25 के इलेक्शन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि जेडीयू कोई ऐसा कदम भी उठाएगी। दोनों चीजें इसमें नहीं, इसमें एक चीज देखिए बहुत ही स्पष्ट है कि ये जो सरकार है जिसको कि अब एनडीए की सरकार कहा जा रहा है, ये 5 साल नहीं चलेगी, क्योंकि ये 240 पे नरेंद्र मोदी की आदत नहीं है कि इतने लोगों को बर्दाश्त करके वो जिंदगी में कभी चले नहीं है। वो अपनी पार्टी में लोगों को नहीं बर्दाश्त करते तो इनको कितने दिन करेंगे। तो मध्यावधि चुनाव तो होने ही वाला है, ये तो बड़ी साफ बात है। केवल ये है कि कब होगा, कब मोदी को लगेगा कि उनकी फिर से भाव बढ़ रहा है, क्योंकि यूपी में तो जो है मतदाताओं के अकल आ गई है। सारा जो है राम मंदिर और ये वो करने के बाद आखिर में वोट पड़ रहे हैं जो बेरोजगारी और गरीबी पे है, और जो है बाकी हिंदुस्तान में भी ये अकल आई जाए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं आपके पास वापस रुक करूंगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस संसदीय दल की जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बैठक चल रही थी, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुन ली गई। खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। आज CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक चल रही थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। हो सकता है सोनिया गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी कि LOP भी बन सकती हैं। इस पर मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास चले। राजेश जी, आपका पहला रिएक्शन, एक तो आशुतोष जी के सवाल का जवाब और उसके बाद जो बड़ी खबर आ रही है उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। राजेश जी। देखिए ये विरोधी हमारे लाल टपका के रहे कि हमारा एनडीए बिखर जाएगा, हम 5 साल सरकार नहीं, जब हमारे पास 200 से नीचे सीट था तो हम आराम से जो है 5 साल, पिछला बार 2014 से पहले जो सरकार बनी थी हमने आराम से सरकार को चलाया था। हम सबको साथ, पिछले बार हम क्या एनडीए के साथी को नहीं लिए थे क्या? हमारा 300 सीट था तो हम नहीं लिए थे। और अभी जो ये कह रहे हैं जोशी जी कि हम जो है सो विरोधी को सम्मान नहीं देते हैं। अभी लोग कह रहे थे ना कि इंडिया गठबंधन एक है, कल देखे है ना कि आम आदमी पार्टी का क्या कहा है कि हमारा जो है सो इनके साथ दिल्ली में आने वाला चुनाव जो जनवरी में होने वाला है, हम उनके साथ चुनाव नहीं रहे। इन लोगों का गठबंधन जो था वो आपस में परिवार को बचाने का गठबंधन था। इन लोगों को जेल से कैसे बच जाए, जो चोरी किए हैं, जो घोटाला किए हो, उसको कैसे बच जाए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, कल बन जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा कि डिसीजन लेने के, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि डिसीजन लेने की सरकार है। आशुतोष जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? आशुतोष जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आशुतोष जी। नहीं, देखिए पहली बात तो ये जो इंडिया की बात कर रहे हैं तो इस अलायंस ने पहले ही कह दिया था कि ये गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए है, और आगे फिर ये बात होगी। कहीं आम आदमी पार्टी ने अभी केवल ये कहा है कि तय नहीं हुआ है। नंबर 2, अगर अभी आपने खबर पढ़ी हो
तो प्रफुल्ल पटेल का 180 करोड़ के जो ईडी की संपत्ति जब्त कर रखी थी वो छोड़ दी गई, ये कह के कि ये उनका जो रोकी गई है संपत्ति ये इलीगल है, और वो भी पीएमएलए, वो मिर्ची के साथ उनका नाम जुड़ा था। तो बीजेपी के साथ जो है ये इस तरह के लोग जो वॉशिंग मशीन कहलाती है कि जो करप्ट लोग हैं जब साथ आ गए, तो ये जनता भी ये देखती है कि ये बात कर रहे थे ना जेल भेजने की, तो कैसे लोग जेल जाने से बचते हैं और उनकी संपत्ति कैसे बचती है, ये उसका सबसे ताजा उदाहरण राजेश जी संपत्ति छूटना है। अभी नहीं, आप पत्रकार हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी इंडिया का ममता बनर्जी बंगाल में आपके साथ थी, अभी कांग्रेस के एमपी के यहाँ 600 करोड़, आज के तक के इतिहास में किसी के घर में 600 करोड़ रुपया कैश मिला है क्या? आप तो इस तरह की भाषा के मेरे बड़े भाई उपयोग करते हैं जैसे आप विरोधी दल के नेता हैं। आप जो है जब कोर्ट में जाके कुछ भी प्रूफ कर पाए तब बात नहीं, करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैसा पकड़ा जाता है, साल के कांग्रेस के नहीं, बाद में आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाते, और जो पैसा पकड़ा गया वो इलीगल है कि नहीं, ये सर ये हर चुनाव के पहले ऐसे होता है। और कई बार ये जो रेड पड़ती है ये बिजनेसमैन के यहाँ पड़ती है, जिसका पैसा हो सकता है उसके बिजनेस का हो। तो ये कहना अनुचित है कि सुप्रीम केवल कोर्ट ने क्या कहा, क्या ईडी ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के नहीं उनका गिरफ्तारी गलत हुआ है। आप कांग्रेस वाले 55 साल के शासनकाल में देश को क्या करके रखे थे? कश्मीर में क्या हो गया था? कश्मीर में आपका क्या हो गया था? 2 झंडा लग रहा था। नहीं, फिलहाल राजेश जी एनडीए की बात पर रहते हैं। जो बात एनडीए के इंटैक्ट रहने की है, जो सवाल आशुतोष जी ने उठाया, मैं उसका जवाब लेने के लिए मनोज जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद वापस राजेश जी आपके पास आऊंगा। मनोज भाई कह रहे हैं 5 साल सरकार तो चल ही नहीं सकती, आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं। अब देखिए, आशुतोष मिश्रा जी बड़े पत्रकार हैं, उनके किसी बातों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आशुतोष मिश्रा जी को जरा भूत में भी जाने की जरूरत है। इतने बड़े पत्रकार हैं, जब हम आज इतनी संख्या में भाजपा नहीं थी तो भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार चली थी। दूसरी बात ये, अब ये कह रहे हैं कि इनका पैसा पकड़ाया तो आपने कोर्ट में प्रूफ किया कि नहीं किया। भाई, इनके केजरीवाल जी के कई मंत्री जेल में हैं, तो क्यों नहीं कोर्ट ने उनको दे दिया कि कोई प्रूफ नहीं करवाया? तो ये सब बातें का अभी कहीं कोई सम्मिश्रण नहीं है। अब नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, सबसे बड़े विश्व को ज्ञाता यही आशुतोष मिश्रा जी है कि 5 वर्ष नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं विवेक जी, कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ वहां चुनाव लड़ा, लेफ्ट के खिलाफ वहां चुनाव लड़ा, केरला में लेफ्ट कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी, और जब आके बैठती है टेबल पर ये बहुत अच्छा समीकरण जाता है। आलमगीर के घर पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपये का पहाड़ मिला, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के घर पर स्वाति महिवाल राज्यसभा के मेंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पीटा गया, इस पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, एक किसी पार्टी के नेता के ऊपर, मैं छोटा उदाहरण देता हूं, हमारे बिहार में राजीव रंजन प्रसाद जदयू के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स का या सीबीआई का छापा मारा था, उसी दिन उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया, और अरविंद केजरीवाल आज जेल में बैठ के मुख्यमंत्री बना हुआ है, और कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो पत्रकारों को इस विषय पर भी जानी चाहिए, क्या होगा इसकी गारंटी राजनीति में कोई ले सकता है क्या? कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। नहीं तो आप लोग चैलेंज के साथ आप लोग ले रहे हैं, 5 साल की गारंटी तो ली है आप लोगों ने मनोज भाई। 5 साल तो चलेगा, मैं कह रहा हूं कि अगला 5 साल भी चलेगा, उसका क्या है? तो आप ही तो कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं गारंटी नहीं, अभी आप कह रहे हैं 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। नहीं, राजनीति की गारंटी कौन ले सकता है ये ना आप हमको बताइए। आशुतोष जी गारंटी ले लेंगे क्या? नहीं ले सकते हैं आशुतोष जी गारंटी। हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो मैं अपनी पार्टी का गारंटी लूंगा कि क्या होगा। 2013 में क्या हो गया, अब उस पर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने मायावती का साड़ी खोल दिया और उसके बाद उसके साथ गठबंधन में चली गई।
इसी कांग्रेस के साथ लोकसभा लड़े या विधानसभा में अलग लड़े, तो राजनीति का गठबंधन कभी भी समय के अनुसार इनका होता है। लेकिन हमारा जो ये गठबंधन है पूरे 5 साल चलेगा। आशुतोष जी को कहिए, मतलब आप बाकी पार्टियों को मौका परस बता रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं मौका देखकर फैसला लिया। भैया लोकसभा में साथ लड़े, विधानसभा में अलग अलग हो गए। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं विवेक जी, कि जब मायावती के आप सारी खोल के बाहर कर दीजिएगा और उसके बाद उससे आप गठबंधन कर रहे हैं, तो क्या सोच के कर रहे हैं भाई? इसी ममता बनर्जी ने अभी ना इनके विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी को लात मार के बंगाल से बाहर कर दिया। बंगाल के कई मंत्रियों के घर पर नोटों के पहाड़ मिले, एक बार भी। तो आप ये कह रहे हैं विपक्ष गठबंधन का पाठ ना पढ़ाए, विपक्ष मौका देकर गठबंधन करता है। जोशी जी आपने इसका जवाब चाहेंगे? मैं बधाई देता हूं सोनिया गांधी जी को, आज वो सीएसपी के लीडर बनी है। विपक्ष भी एक मजबूत होना चाहिए। जी ठीक है, जोशी जी दे इसका जवाब। जोशी जी जोशी जी देखिए, देश जानता है चुनी हुई सरकारों को गिराना, एमएलए को खरीदना, एमपी को खरीदना किस पार्टी की परिपाटी है? इंडिया के दूसरे सबसे बड़े दल होने के नाते समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। ये कौन है? ये कौन है? ये विवेक जी कौन है? मनोज लाल मनु जी आपको जवाब दे रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों को एक विंडो में लेकर आइए। जी पिछले बार नहीं टूटा क्या? मेरे को नहीं, विवेक जी इनसे पूछिए ना कि 370 का सबसे अधिक उपयोग किसने किया? भारत के संविधान में संशोधन कितने बार कांग्रेस की सरकार ने की, हुकूमत ने की? मैं जवाब ले लेता हूं जोशी जी से। जी इसके बाद आ रहा हूं मनोज भाई आपके पास। जोशी जी आपका जवाब। वो कह रहे चुनी हुई सरकारों को 90 बार कांग्रेस के रिजीम में गिराया गया, चुनी हुई सरकारों पर हमला किया गया। सिटिंग जो सीएम है, मधु कोड़ा समेत कई ऐसे सीएम थे जिनको जेल में डाला गया, लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला गया, ऐसे कई सीएम हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि इस बार सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन का आया हो। देखिए, देश जानता है और उस बात पर वोट पड़ चुका है। कौन पार्टी 272 के जादुई आंकड़े से नीचे चली गई, कौन पार्टी ऊपर चली गई? अब रिकॉर्ड सबके पास है, कौन पहले नंबर की पार्टी है, कौन दूसरे नंबर की पार्टी है, कौन तीसरे। जनता ने जनादेश दे दिया है। अब मैं जो आ जाता हूं आज के विषय पे, हमारी ओर से कोई प्रयास नहीं रहेगा कि सरकार को गिराए। हम लोग डेमोक्रेसी बचाने, देश बचाने और संविधान बचाने के लिए आए। अब इनकी करनी क्या करेगी ये लोग जाने। हम लोग तो केवल इतना नहीं करेंगे, जो लोग देश बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, वो इंडिया, ये बात जरूर हम कहेंगे। फिर हम इनकी करनी में नहीं जाएंगे। अब इनकी जो करनी है वो आगे इनका भविष्य तय करेगी। ठीक है मनोज लाल मनु जी इसका जवाब। उसके बाद मैं रोहित भाई आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी देखिए, अब ये अब क्या बोलेंगे? अब इनकी बात को तो हम नहीं कर सकते हैं। इनको कहिए कि स्वाति महिवाल को जो मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया वो सही था, उस पर उन्होंने बताया, एक शब्द बोला क्या? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होके जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं, इसको सपा सही मानती है क्या? गजब वाली बात बोल रहे हैं। अब कितने बार कांग्रेस ने सरकार भी देश के अंदर गिराई है, ये इनको पता नहीं है क्या? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कौन व्यक्ति नहीं जानता है? कोई उन पर उंगली उठा सकता है क्या? लेकिन जहां गलत होता था, मुलायम सिंह यादव संसद से लेकर सड़क तक बोलते थे। लेकिन वो पर पार्टी अब समाजवादी पार्टी में नहीं है और गलत नहीं होना चाहिए जहां गलत है। सोनिया गांधी अभी सीएसपी की नियुक्ति हुई है, मैंने उनको बधाई दिया है। समाजवादी पार्टी ने जीती है। ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर आशुतोष जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रोहित अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष जी, मनोज लाल मनु बोल रहे हैं कि संविधान को खतरे में डालने वाली कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस के रिजीम में संविधान और लोकतंत्र खतरे में था। इमरजेंसी तब आई थी, तब चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता था, तब संविधान के प्रीएम्बल में बदलाव किया गया था। तो आप देखिए कि उसका दंड जो है हर बार कांग्रेस ने भुगता और इस बार नरेंद्र मोदी भुगत रहे हैं। और फर्क ये था कि तब मान लीजिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग करके गिराया किसी सेक्शन का,
अब क्या होता है कि सरकार बनी और जो है अमित शाह जो है कहीं एमपी खरीद लेते हैं, कहीं एमएलए खरीद लेते हैं, या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा के डरा के इधर मिला लेते हैं। ये सबको दिख रहा है, फर्क स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस ने जो गलत काम किए, जनता ने उसको दंड दिया 2014, चाहे वो इमरजेंसी के बाद हारे हों, चाहे 2014 में हारे हों, चाहे 2019 में हारे हों। लेकिन अब जो बात भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने शुरू करी, उसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है कि आप गरीबी के लिए क्या कर रहे हैं, आप बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं। आज जब ये अग्निवीर का बात कर रहे हैं तो ये बात भी सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाई थी। हमें ये समझना चाहिए कि हवा बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश में खासकर स्पष्ट कर दिया है कि हवा किस तरफ जा रही है। हर बदलाव में आने में समय लगता है। हमारे साथ राजेश जी भी वापस आ गए। मैं लेकिन रोहित जी से इसका पहला जवाब चाहूंगा, उसके बाद राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि विपक्ष नकारात्मक सोच से बाहर नहीं आ पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि अब सरकार बनने जा रही है, पुनः कल शपथ होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं कि नेहरू जी के बाद अब ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो एक सीध में जिन्होंने तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हो, और पूर्ण कार्यकाल की उन्होंने 2 सरकारें चलाई हैं, अब तीसरी बार शपथ लेने आ रहे हैं। और ये एनडीए की सरकार है। ये आपकी कुंठा से पूरी नहीं होगी कि आप अपनी कुंठा दिखाते रहो और आप जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहो। स्थिति ये है कि हम प्री पोल अलायंस के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर बहुमत लेके आए हैं। प्री पोल अलायंस के अंदर हमने प्री पोल अलायंस क्यों हुआ? क्योंकि हमको पहले से पता था ना कि हमें अपनी शक्तियों को एकत्रित करके कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाना है, और उस प्री पोल अलायंस को जनता का बहुमत मिला है। जिसको ये जो अभी अच्छे बन के बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि साहब हमने तो कोई कोशिश नहीं की, हम तो कोई तोड़फोड़ की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 4 तारीख से आप तोड़फोड़ की तो कोशिश कर रहे हो। कभी आपको कुर्सी दिखाई पड़ती है कि साहब चौधरी साहब को नहीं मिली, कभी आपको दिखाई पड़ता है नीतीश कुमार जी सबके हैं, कभी आपको दिखाई पड़ता है चंद्रबाबू नायडू जी पे कार्रवाई हुई थी। अरे आप ये कर क्या रहे हो और करने की कोशिश क्या कर रहे हो? परंतु जनता ने मैंडेट तो एनडीए को दिया है ना, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक बात और समझनी पड़ेगी कि राजीव गांधी जी के रिजिम के बाद से पूर्ण बहुमत की सरकार तो 2014 में पहली बार बनी थी किसी पार्टी की, तब से लेके आज तक कोलिशन की गवर्नमेंट बनती चली आ रही है। तो उसके बाद अब ये अगर पुनः कोलिशन की गवर्नमेंट बन गई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको ये कहना कि साल भर में गिर जाएगी या 1.5 साल में गिर जाएगी। और एक बात और समझनी पड़ेगी, विपक्ष के पास जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास है 99 विधायक, और जो सत्ता के पास सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास है 241 विधायक। आप फर्क देखिए कितना बड़ा है। इतने बड़े फर्क के बाद भी अगर आपको आप नकारात्मक सोच आप रखते हो कि कहीं भी सरकार गिर सकती है। आशुतोष जी का रिएक्शन उसका राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष जी, तो पहली बात तो नेहरू जी से कंपैरिजन गलत है। नेहरू जी अपने बलबूते पे आए थे, यहाँ नरेंद्र मोदी 240 सीट पाई है। हर बार बात होती थी फिर एक बार मोदी सरकार, एनडीए सरकार नहीं होती थी। अब ये मुलम्मा चढ़ाना है कि जो है ये एनडीए सरकार है, पहली बात ये है। देखिए ऐसा है आशुतोष जी, ऐसा है, देखिए इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल हैं। इंडिया गठबंधन में छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे दल हैं, स्टेक होल्डर्स भी बहुत सारे हैं। एक काम करिए, कहीं पे कोशिश करिए प्रवक्ता की कुर्सी खाली है, कहीं कोशिश करिए किसी में प्रवक्ता की कुर्सी पे। ठीक है, मैं राजेश जी के पास जा रहा हूँ इन तमाम सवालों को जवाब लेने के लिए। रोहित भाई आशुतोष जी वेट कीजिएगा, राजेश जी इसका जवाब देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए बोल रहे हैं, तो इसके नेता ने तो कहा था कि चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, और पलट गए। आ गए अपनी औकात पे, आ गए अपनी औकात राजेश जी यही है कि आप आशुतोष जी से बात करना नहीं जानते। नहीं आशुतोष जी, मेरा बात को सुनिए। आप सीनियर आदमी हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, इस तरह की बात करते। एक एक स्टेट में, मध्य प्रदेश और गुजरात में पूरा मैंडेट हो गया। 1-2 राज्य में हम अपनी विकास की बात को आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग कोई जनता का काम नहीं किए हैं। वही संविधान को जो बनाने वाले थे उसको भारत रत्न तक नहीं दिए, उसको सम्मान देने की बात नहीं की। वही भारतीय जनता पार्टी है। अभी तो सरकार हम लोग बना रही हैं, देखिएगा कि संविधान खतरा में है, कि संविधान के मर्यादा को ऊंचाई पर ले जाके जा रहे हैं। आप जो है आशुतोष जी, इस तरह किसी पार्टी के बारे में एक पत्रकार होके आपके मुंह से इस तरह की वातावरण शोभा नहीं देता है। उससे अच्छा होगा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आप ज्वाइन कर लीजिए। उससे ये रहेगा ना कि चलिए हम अपने विरोधी का बात जवाब दे रहे हैं। एक पत्रकार को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। हमने जो काम किया है पिछले 10 साल में,
वो भारत में इतिहास पलट दिया था। कभी आप ये सोचे नहीं थे विवेक जी, जरा इनको हमको कभी आप सोचे थे कि एम्स 21 वो हो जाएगा? कभी सोचे थे कि मेट्रो जो है इतना बढ़ जाएगा? कभी सोचे थे कश्मीर में किसी गरीब ब्राह्मण वहां आम हिंदू का क्या हुआ है? कभी सोचते हैं कि कितना दंगा होता था प्रदेश में और देश में? कभी उसको याद करते हैं? हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि हम भारत माता की रक्षा और आम आदमी की रक्षा करें। हम पब्लिक लाइफ में हैं तो हमारी एक सोच होना चाहिए। भाई साहब राजेश जी लीजिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। सरकार बन रही है हमारी, राजेश जी ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं। ममता बनर्जी कह रही है एनडीए की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। देखिए विवेक जी, ई लोगों का बात जो है ना, आप 5 तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी तरह ये जो है आज एक चीज बताइए कि नीतीश जी को हम लोग लिए हैं, इसके पहले मुझे लगता है उनकी आवाज चली गई है और उनको दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी सवाल पर मैं मनोज जी का रिएक्शन ले लेता हूं। मनोज जी, नीतीश बाबू के बारे में ममता बनर्जी की टिप्पणी आई है, वो कह रही है कि एनडीए की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो ठीक है, किसी को भी कुछ कहने का लोकतंत्र में अधिकार है, मैं किन्हीं के कहने पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त करता हूं। ममता बनर्जी, ममता दीदी, वो भी एक अच्छी राजनीतिक हैं। उन्होंने अगर कहा कि एनडीए सरकार नहीं चलेगी तो ये अलग बात है। और उस समय भी देखिए, हमें ये नहीं कहना है, जब आप इतिहास उठा कर देख लीजिए कि 96 के बाद, 98 के बाद, 99 में भी जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो बीजेपी 272 की आंकड़ा को नहीं प्राप्त तो ममता दीदी को आप लोग इधर ही काहे नहीं बुला लेते हैं महाराज? नहीं, देखिए, किसी को बुलाने से कोई व्यक्ति नहीं आता है विवेक जी। राजनीति में अपने अपने स्थिति से, वो अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, चाहे कोई भी हो, हम भी हैं, आप भी हैं, वो सब उसी हिसाब से सभी दल करते हैं। लेकिन आशुतोष जी, मनोज भाई, आप राजनीति नहीं, मैंने मेरे कहने का मतलब कि आप हमको बख्श दीजिएगा, हमारा जो है पत्रकारिता वाला काम है। आप राजनीति करते तो आपसे दर्शन कहाँ होता। तो जैसे आशुतोष मिश्रा जी अगर कह रहे हैं कि ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने ये 2024 में 272 के आंकड़ा को नहीं प्राप्त किया, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि 2004 में जो बनी कांग्रेस की सरकार, उसने भी बहुमत का आंकड़ा नहीं प्राप्त किया था। 2009 में भी बनी कांग्रेस की सरकार, उसने भी बहुमत का आंकड़ा नहीं किया था। बिल्कुल, ये बात तो फैक्ट है, और इतनी सीटें भी नहीं थी। दोनों सरकारें एक बार 145 या 155 और दूसरी बार 204 के आसपास सीटें थी। मैं भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि जब दोनों सरकारें, जोशी जी बोलिए। मनोज भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, तब क्यों नहीं? जोशी जी बोलिए। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जयंत चौधरी जी से कहूंगा कि अपने प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा दे, जिन्हें विधायकों और सांसद में अंतर नहीं पता है। अभी इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि 99 विधायक आए कांग्रेस के। अरे महाराज, विधायक और सांसद में अंतर होता है। कम से कम चैनल में आने से पहले करेक्शन कर लेते हैं भुवन जोशी जी, करेक्शन कर लेते हैं। 99 सांसद आए, क्योंकि विधायक तो उत्तर प्रदेश में 99 अब कांग्रेस के, हमको नहीं लगता अपने जीवन काल में हम देख पाएंगे, क्योंकि 99 में विधायक कांग्रेस के काल में तो नहीं देख पाऊंगा मैं, मुझे तो नहीं लगता, और आप भी इस जीवन काल में नहीं देख पाओगे। परंतु ये जरूर है कि 27 में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 99 विधायक समाजवादी पार्टी के भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो 111 विधायक लेके बैठे हो राष्ट्रीय लोकदल है, जो 47 से 111 पे आपको पहुंचाया राष्ट्रीय लोकदल ने, वो पुनः आप दोबारा कभी नहीं, आपको वो आंकड़ा देखने को मिलेगा। इसलिए 99 आपके विधायक, ठीक है जोशी जी को सुन लेते हैं, उत्तर प्रदेश में देखने को सुन लेते हैं। मैं तो आपको बड़ी विनम्रता से कहता हूं, हम तो किसी को जाने को ले नहीं कहते, लेकिन आपके जाने के बाद हमारे 5 सांसद थे, 37 हो गए। आप जो कृपा हम लोगों पे कर रहे हैं, तो देखिए उसका असर क्या हो रहा है। जनता जनार्दन है, भगवान है। और मैं राजनीति शास्त्र का थोड़ा, रोहित भाई 30 साल पुराना विद्यार्थी हूँ, नया बालक नहीं हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनता हूँ। थोड़ा सा इस विषय का ध्यान रखा करो। जोशी जी, आप बालक नहीं, आप हमारे लिए काफी सम्मानीय और काफी सीनियर पॉलिटिशियन है। नहीं, मैं रोहित भाई से कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप अपने आप को बालक आंकते हैं, अच्छी बात है, आंकना भी चाहिए।
मन और दिल हमेशा जवान रहना चाहिए, इसलिए सियासत इसमें आगे लंबा करियर भी आपका रहेगा। ये आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल रिमार्क क्या आशुतोष जी आपका? अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए और पत्रकार हूं, तो असल में भाजपा के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि ये पत्रकार अब केवल उन लोगों को समझते हैं जो नरेंद्र मोदी से पूछे कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं, आप में इतनी ऊर्जा कैसे आती है। पत्रकार का काम है जो भी सरकार है उसको शीशा दिखाना कि भाई ये तुम्हारी गलतियां हैं, क्योंकि चाटुकार तो बहुत मिल जाएंगे जो कि आपकी बैठ के चलिए इस पर मैं कोई आशुतोष जी इस पर ये आपका पक्ष है, इस पर कोई रिमार्क नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल कही जाती है और इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि नीतीश जी को हम फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, जबकि एनडीए कह रहा है कि हम इंटैक्ट हैं और हम 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है और कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो ये बातें हमेशा राजनीति में देखी जाती हैं। अब इसका असर एनडीए सरकार पर या इंडिया गठबंधन पर कितना होता है देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए और हमारे साथ बहस करने के लिए। सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट को आपने देखा और फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश असंभव, फौरन वापस आ रहे हैं।